Hello students, in the continuation of the previous two lectures in which I have discussed about the different gastrointestinal agents, today I will be discussing about cathartics. तो जो हमने लास्ट टू क्लासेस या लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स हैं उनको हम अकॉर्डिंगली उनके यूज़ के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई करते हैं। तो लास्ट टू क्लासेस में मैंने आपको दो डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ाई थी, एक तो एंटासिड्स पढ़ाया था और एक एसिडिफायर्स पढ़ाया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कैथार्टिक्स। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट कैथार्टिक्स। So before moving on to the compounds which are related to this category, we will first study about what are cathartics and why do we use them. So cathartics क्या होते हैं? Cathartics basically वो drugs होती हैं which bring about the defecation. तो मतलब उनको defecation कराने के लिए हम use करते हैं। तो defecation हमें किस केस में बेसिकली चाहिए होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, तो उसको हमें कैथार्टिक्स जो है देने पड़ते हैं जिससे कि डिफिकेशन हो पाए। उसके अलावा अगर किसी भी पेशेंट के जो है इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं, इंटेस्टाइन में जो है पैरासाइट्स हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या देते हैं? कैथार्टिक्स देते हैं। उसके अलावा जो मेजर यूज़ है कैथार्टिक्स का, इट इज़ यूज टू क्लियर द बॉवल्स बिफोर सर्जरी। तो क्या होता है एज अ प्रोसीजर, क्या होता है जब भी हम किसी भी पेशेंट के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं बिफोर डूइंग द सर्जरी दे हैव टू क्लियर द स्टमक। स्टमक क्या करना होता है? क्लियर करना होता है। तो स्टमक को क्लियर करने के लिए जो है डॉक्टर्स दे गिव द कैथार्टिक्स टू द पेशेंट। तो लेग्जेटिव्स, कैथार्टिक्स एंड परगेटिव्स, जो ये तीनों ही कैटेगरी है बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर द डिफिकेशन। इन तीनों को ही हम डिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। बस इन तीनों के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो किस तरीके से एक्चुअली एक्ट करते हैं दैट इज़ डिफरेंट। अब हम कैथार्टिक्स को जो है किस तरीके से जो है एडमिनिस्टर करते हैं, तो कैथार्टिक्स को एडमिनिस्टर करने के लिए देयर आर टू डिफरेंट रूट्स। वन इज़ ओरल, हम ओरली आप किसी भी पेशेंट को जो है कैथार्टिक्स जो है हम दे सकते हैं। इट कैन बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन और पाउडर। उसके अलावा जो दूसरा रूट है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होता है दैट इज़ रेक्टल रूट। दैट इज़ मतलब जो हम कैथार्टिक्स हैं थ्रू रेक्टम जो है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। तो रेक्टम के थ्रू जब हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट्स को, तो इसको हम एनीमा या फिर सपोजिटरी बोलते हैं। तो वो एनीमा या सपोजिटरीज के फॉर्म में होंगे। Now we will study about the classification of cathartics basically depending upon their mechanism of action कि वो किस तरीके से जो है एक्ट कर रहे हैं और डिफिकेशन कर रहे हैं, उसको हम 4 क्लासेस में जो है कैथार्टिक्स को क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी इज़ योर बल्क परगेटिव्स, सेकेंड इज़ योर ल्यूब्रिकेंट्स, थर्ड इज़ योर स्टिमुलेंट्स एंड फोर्थ इज़ योर सेलाइन कैथार्टिक्स। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज 4 कैटेगरीज इन डिटेल लेटर ऑन। So these are the 4 different classes of cathartics depending upon their mode of action कि वो किस तरीके से जो है एक्ट कर रही हैं। So first category that is bulk purgative। बल्क जैसे कि उसका नाम है, बल्क मतलब बल्क क्रिएट करना। तो जो ये एजेंट्स है बेसिकली क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स है, जो हमारे इंटेस्टाइन में जो कंटेंट्स हैं उनके बल्क को क्या करते हैं वो इंक्रीज करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो सेल्यूलोज या फिर नॉन डाइजेस्टिबल टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जब इनको हम वेट कर देंगे तो ये क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। तो जब ये स्वेल हो जाएंगे तो स्वेल होने की वजह से क्या करते हैं, ये बल्क को इंक्रीज करते हैं। और जो ये बल्क इंक्रीज होता है इन टर्न वो स्टिमुलेट करता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट को। तो बेसिकली हाउ दे आर एक्टिंग बाय इंक्रीजिंग द बल्क ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट। तो इसमें हम जो यूज़ करते हैं एज अ बल्क परगेटिव इज साइलियम हस्क या फिर कॉमनली यू मस्ट हैव सीन इन योर होम्स ऑल्सो ईसबगोल जो लेते हैं पेशेंट्स फॉर कॉन्स्टिपेशन, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ईसबगोल क्या करता है, बेसिकली वो बल्क को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से जो है ईजिली जो है डिफिकेशन हो जाता है। नाउ सेकेंड कैटेगरी इज़ योर सेलाइन कैथार्टिक्स। सेलाइन कैथार्टिक्स क्या करते हैं, बेसिकली वो ऑस्मोटिक लोड जो है इंटेस्टाइन का
उसको इंक्रीज करते हैं। अब ये ऑस्मोटिक लोड को कैसे इंक्रीज करेंगे, ये जो है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो उससे क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को स्टिमुलेट करेगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पुअरली एब्जॉर्बेबल कैटाइंस हैं जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, या फिर एनाइंस हैं हमारे, फॉस्फेट है, सल्फेट है, टार्टरेट है, ये भी इस इफेक्ट में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट आयंस जो हमारे सेलाइन कैथार्टिक्स में प्रेजेंट होते हैं, जो ऑस्मोटिक लोड को इंक्रीज करके इंटेस्टाइन के क्या करेंगे, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे, विच इन टर्न विल हेल्प इन द डिफिकेशन। तो जो सेलाइन कैथार्टिक्स हैं बेसिकली दे आर वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, और इनको जब लेते हैं देन दे आर टेकन विद अ प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब बहुत सारे पानी के साथ में जो है इनको लेना होता है। तो ये क्या करेंगे, जो एक्सेसिव लॉस हो रहा है बॉडी फ्लूइड का उसको क्या करेंगे, उसे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ज़्यादा बॉडी फ्लूइड जो है उसको लूज नहीं होने देंगे, और नोजिया और वॉमिटिंग को भी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो सेलाइन कैथार्टिक्स के भी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम दो तरीके से दे सकते हैं। इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द ओरल रूट और द रेक्टल रूट, हम थ्रू रेक्टम भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है मैग्नीशियम सिट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट। थ्रू रेक्टम एडमिनिस्टर करने के एक तो बेसिकली दो एडवांटेज हैं। फर्स्ट, एक तो बहुत जल्दी जो है एक्शन आता है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर पेशेंट्स जिनके ऊपर सर्जरी करनी है एंड दे आर अनकॉन्शियस है, तो फिर हम उनको थ्रू ओरली जो है हम उनको कोई भी ड्रग नहीं दे सकते। तो उसमें हमें क्या हेल्प होता है कि हम थ्रू रेक्टम के थ्रू जो है उनको कैथार्टिक्स जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इस वजह से कैथार्टिक्स को हम रेक्टम एज वेल एज ओरली जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्दर क्लासिफिकेशन, तो इसमें जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स एज द नेम सजेस्ट लुब्रिकेशन करता है। तो लुब्रिकेशन में क्या होता है, बेसिकली इसमें कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो कंटेंट्स हैं हमारे इंटेस्टाइन के वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, मतलब जो स्टूल्स हैं क्या होते हैं, दे बिकम वेरी हार्ड, क्योंकि जो बॉडी है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो स्टूल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो उस हार्ड होने की वजह से क्या होता है, वो ईजिली जो है क्लियर नहीं हो सकते बॉडी से। तो वहीं पे लुब्रिकेंट्स हमें क्या हेल्प करेंगे कि वो स्मूथ जो क्लियरेंस है हमारे फीकल मटेरियल का उसको क्या करेंगे, उसको हार्ड से सॉफ्ट कर देंगे, जिससे कि वो इजीली जो है रिमूव हो जाए। तो इसका जो एग्जाम्पल है वह मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन भी यूज़ होता है एज सपोजिटरीज। तो दीज मिनरल ऑयल एंड ग्लिसरीन बोथ आर यूज्ड एज अ lubricants एज कैथार्टिक्स। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज योर स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको लोकली क्या करेंगे, लोकल इरिटेशन करते हैं। तो लोकल इरिटेशन होने की वजह से क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी की स्टिमुलेशन होती है। तो क्या होगा, जब पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी की जब स्टिमुलेशन होगी तो फिर क्या होगा, डिफिकेशन होगा। क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन पे जो है डायरेक्टली एक्ट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं पेरिस्टालिसिस को, इसलिए हम इन्हें स्टिमुलेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल है इसमें सेना एंड कैस्टर ऑयल। इससे पहले हमने जितने भी कैटेगरीज पढ़ी थी वो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे नहीं बेसिकली एक्ट कर रही थी, वो क्या कर रही थी, बल्क इंक्रीज कर रही थी या फिर स्वेल कर रही हैं। तो वो डायरेक्टली जो है हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे नहीं एक्ट करेंगे, लेकिन जो स्टिमुलेंट्स हैं वो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को क्या करते हैं, लोकल इरिटेशन करते हैं। तो लोकल इरिटेशन होने की वजह से क्या होता है, जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो एग्जाम्पल सेना एंड कैस्टर ऑयल। नाउ नेक्स्ट इज योर एंटी डायरियल। ठीक है, कि एंटी डायरियल ड्रग्स क्या होती हैं। तो एंटी डायरियल ड्रग्स, एंटी मतलब अगेंस्ट, डायरियल मतलब डायरिया के अगेंस्ट जो है वो एक्ट करेंगी, या फिर जो डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए हम जिन ड्रग्स को यूज़ करते हैं उनको हम एंटी डायरियल ड्रग्स बोलते हैं। तो डायरिया में बेसिकली होता क्या है, डायरिया में एक्चुअली जो बॉडी वाटर है उसका एक्सेसिव लॉस हो जाता है। तो एक्सेसिव लॉस होने की वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी से जो है वाटर का कंटेंट क्या होगा, वो कम हो जाता है। तो एंटी डायरियल ड्रग्स क्या करेंगी, उस कंटेंट को मेंटेन करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं।
जो एंटी डायरियल ड्रग्स हैं दे आर क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन कि उनमें केमिकल या फिर फंक्शनल सिमिलैरिटीज़ क्या है। तो उसमें हमारे एड्जॉर्बेंट्स आते हैं, एंटी मोटिलिटी एजेंट्स आते हैं और इवन प्रोबायोटिक्स जो कि हम एज अ बैक्टीरियल रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं। प्रीवियसली ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे गट में, हमारे स्टमक में देयर आर माइक्रोबियल फ्लोरा विच इज़ गुड फॉर आवर स्टमक, हमारे हेल्दी स्टमक के लिए वो बहुत यूजफुल होता है। तो जो ये प्रोबायोटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ दीज हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर गट, जो हमें बाकी डिजीजेस से क्या करते हैं, हमको प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा जो एड्जॉर्बेंट एजेंट्स हैं, एड्जॉर्बेंट एजेंट्स कैसे काम करेंगे, ये बाइंड करते हैं जो डायरिया कॉजिंग टॉक्सिन्स हैं, जिसकी वजह से डायरिया बेसिकली हो रहा है, उससे क्या करेंगे, उनसे बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होने की वजह से क्या होगा, जो उनके टॉक्सिन्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, जो हमारा जो भी वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। या फिर क्या करेंगे, जो हमारा इन्फेक्शियस एजेंट है क्या करेंगे, उसको जो हमारे जीआईटी बेसिकली ट्रैक्ट है वहाँ पे एडहेर हो जाएंगे। तो हमारे जब जीआईटी ट्रैक्ट पे एडहेर हो जाएंगे तो वहाँ पे जो ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है वो एडहेर नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से भी ये क्या करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डायरिया या फिर हेल्प करते हैं टू ट्रीट द डायरिया। सो दीज आर द एंटी अबाउट एंटी डायरियल। सो एंटी डायरियल में हम कौन कौन सी जो है बेसिकली ड्रग्स यूज करते हैं। फर्स्ट इज योर ओपिएट्स। ओपिएट्स जैसे कि कोडीन है, लोपेरामाइड है, तो ये क्या होते हैं, दीज आर द ओपिएट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ओपिएट्स। दिस यू विल बी स्टडिंग इन फार्माकोग्नोसी कि जो डिफरेंट एल्कलॉइड्स होते हैं, जो ओपियम एल्कलॉइड्स है, तो हमें उससे कोडीन और लोपेरामाइड मिलता है, तो दे एक्ट एज अ एंटी डायरियल ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है जैसे कि डाइसाइक्लोमिन एंड एट्रोपिन, इनको भी हम यूज़ करते हैं टू स्लो द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड टू रिलीव द पेन। बेसिकली क्या होता है, डायरिया में देर इज लॉट ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्पिंग ऑल्सो, तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उस पेन को ट्रीट करने के लिए द डॉक्टर्स दे प्रिस्क्राइब द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ऑल्सो। उसके अलावा देर आर प्रोबायोटिक्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये क्या है, दीज आर द हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मिलते हैं। तो जब कोई पैथोजेनिक या फिर कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जब हमारे जीआईटी ट्रैक्ट पे अटैक करेगा तो क्या करता है, जो ये हेल्दी या हार्मलेस ऑर्गेनिज्म है उनके फ्लोरा को या उनके कॉलोनीज को क्या करेगा, वो कम कर देगा। तो उसको इंक्रीज करने के लिए जो है क्या देते हैं, प्रोबायोटिक्स देते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। तो जब भी एंटी डायरियल ड्रग की जो है प्रिस्क्राइब होगी किसी भी पेशेंट को, इट विल ऑल्सो बी कंटेनिंग वन प्रोबायोटिक टैबलेट। तो इसमें जो हमारी डिफरेंट कॉमर्शियली जो प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, दे कंटेन बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज। वन इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया, ये वाला बैक्टीरिया जो है यूज होता है इन द कॉमर्शियल प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज वन यीस्ट ऑल्सो दैट इज सैक्रोमाइसिस बोलार्डी, तो इसको भी क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर प्रोबायोटिक्स इन एंटी डायरियल ड्रग्स। Now we will be studying about the individual compounds that are in your syllabus which are used as anti-diarrheal. तो first is your magnesium sulphate, इसको एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट का जो मॉलिकुलर फार्मूला है that is MgSO4 and molecular weight is 246.5 ग्राम पर मोल। अब हम जो ये मैग्नीशियम सल्फेट है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। First is it is prepared by the action of dilute hydrochloric acid on magnesium carbonate और magnesium oxide। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसका हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे एंड इट विल गिव मैग्नीशियम सल्फेट एज वेल एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सेकेंड, हम कैसे इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द नेटिव कार्बोनेट। जो हमारा नेटिव कार्बोनेट है उस पर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन कराएंगे या फिर जो हमारे प्रीवियसली कैल्साइन डोलोमाइट्स आते हैं अगर उनको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे तो उससे भी हम मैग्नीशियम सल्फेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर हम डोलोमाइट यूज़ कर रहे हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट को क्या करेंगे, इट पासेस इनटू द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में पास हो जाता है मैग्नीशियम सल्फेट
और जो स्पेरिंगली सॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, जब हमें मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए तो हम इस सोल्यूशन को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और जो हमारा डिपॉजिट हो रहा है दैट इज कैल्शियम सल्फेट, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। सो दिस इज अ डोलोमाइट MgCO3 CaCO3, इसको हम सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या करेंगे, इनका रिएक्शन कराएंगे, देन इट विल गिव मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये कैल्शियम सल्फेट है ये क्या होगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा, दिस वी हैव टू डिस्कार्ड, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। तो इस मैग्नीशियम सल्फेट को हम फिर क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। Now what are the different physical properties of magnesium sulphate? First is small, एकदम कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं, कोई भी कलर नहीं है मैग्नीशियम सल्फेट के क्रिस्टल्स का। टेस्ट जो है इसका सेलाइन है और बिटर टेस्ट है। उसके अलावा एयर, अगर हम एयर में उसको थोड़ा भी ओपन छोड़ देंगे तो एफ्लोरेसेंस होता है इसका, और लिटमस पेपर पे जब हम एक ड्रॉप इसका ऐड करेंगे तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब ये लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगा, ना ही ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा और ना ही रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। नाउ व्हाट आर द यूजेस? यूजेस इज, फर्स्ट इज इट इज़ यूज्ड एज कैथार्टिक, मैंने बताया जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसको हम एज कैथार्टिक्स जो है यूज़ करते हैं। तो जब हम इसे कैथार्टिक की तरह यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, जो भी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे कंटेंट्स हैं उनको ये क्या कर देता है, इवैक्यूएट कर देता है। तो स्पेशली हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, मतलब कोई क्रॉनिक जो है लिवर डिजीज़, अगर कोई बहुत लंबी कोई लिवर डिजीज़ उनको चलती आ रही है तो उस केस में जो है वी गिव देम मैग्नीशियम, जो हम ड्रग्स देंगे इट विल बी कंटेनिंग द मैग्नीशियम सल्फेट एज कैथार्टिक। तो ये क्या करेगा, जो भी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे कंटेंट्स हैं उनको इजीली इट विल इवैक्यूएट। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज योर सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। तो सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज Na2HPO4 एंड योर मॉलिक्यूलर वेट इज 358.2 ग्राम पर मोल। तो अब हम इसको सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट को जो है कैसे प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट इज it is prepared by adding sodium carbonate to boiling phosphoric acid solution। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा phosphoric acid का solution है हम सबसे पहले इसको बॉईल करेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा फिर हम इसमें जो है सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कब तक हमें ऐड करना है, जब तक कि हमारा जो लिक्विड है वो थोड़ा बेसिक नहीं हो जाता। तो बेसिक को चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और pH पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे जैसे इसमें जो है हम सोडियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं तो हम pH पेपर ले लेंगे। सो pH पेपर इट इज़ पिंक इन कलर, तो उसमें हम एक एक ड्रॉप जो है ऐड करेंगे। तो जब हम एक एक ड्रॉप ऐड करेंगे तो जब एल्कलाइन उसका pH हो जाएगा तो जो हमारा pH पेपर का कलर है इट विल चेंज इट इनटू ब्लू, वो क्या होगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो जब तक वो ब्लू में नहीं चेंज हो जाता तब तक हमें सोडियम कार्बोनेट क्या करना है, ऐड करना है। हमें बेसिकली क्या करना है, वी हैव टू मेक द सॉल्यूशन एल्कलाइन, हमें सॉल्यूशन को बेसिक या फिर एल्कलाइन बनाना है। जब हमारा सॉल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा तो फिर उसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी हमारा ये प्रोडक्ट है इट इज़ क्रूड है तो इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज। सो इन ऑर्डर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसे हम क्रिस्टलाइज करते हैं। जनरली क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो है हम वी यूज़ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो हम क्या करेंगे, उसको क्रूड प्रोडक्ट को नॉन पोलर सॉल्वेंट को थोड़ा हीट करके क्या करेंगे, उसे डिज़ोल्व कर देंगे। डिज़ोल्व करने के बाद में क्या करेंगे, जब हम उसे कूल करते हैं रूम टेम्परेचर पे या फिर आइस वाटर सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, जो हमारा प्योर प्रोडक्ट है वो क्रिस्टल आउट हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम फिल्टर करके क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, और सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ जो बेक्ड गुड्स होते हैं जो हम बेकरी शॉप्स में मिलते हैं उनमें यूज़ होता है एज अ इमल्सिफायर, थिकनिंग एजेंट्स और एज अ लीवनिंग एजेंट्स यूज़ होता है इन बेक्ड फूड्स। उसके अलावा जो हमारे प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड जो हमारे मार्केट में जो आफ्टर फूड प्रोसेसिंग जो फूड्स अवेलेबल होते हैं, इवन उनका pH कंट्रोल करने के लिए भी वी कैन यूज़ सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। उसके अलावा अगर हम इसके फार्मास्यूटिकल यूज़ की बात करें, स्पेसिफिकली
तो इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन, मैंने अभी बताया। कैथार्टिक्स जो है दे आर बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, और हम जो पेशेंट्स हैं बिफोर सर्जरी जो है उनको प्रिस्क्राइब करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं। तो दे आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड टू प्रिपेयर द बाउल फॉर मेडिकल प्रोसीजर्स। तो हमें जब हमारा स्टमक जो है क्लियर करना है डॉक्टर्स को बिफोर द सर्जरी, देन दे एडमिनिस्टर the cathartics, that is sodium orthophosphate containing cathartic to the patient. Now the next compound is your kaolin. kaolin का जो molecular formula है that is Al2H4O9Si2. इसका जो molecular weight है it is 258.16 ग्राम पर मोल। Preparations कैसे हम prepare करते हैं kaolin को? केओलिन बेसिकली जो रॉक्स हैं इट कंटेन केओलिन एज अ मिनरल। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी रॉक है उसको हम पहले एक्सकवेट करके जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम पहले वाटर के साथ में वॉश कर देंगे। फिर जो हमारी रॉक है उसको हम क्या करेंगे, पाउडर करेंगे। फिर उसको हम इल्यूट्रेशन मतलब वाटर उस पर कंटिन्यूसली क्या करेंगे, पास कराएंगे। और जो लार्ज साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, उसमें सेपरेट कर लेते हैं। फिर जब क्या होगा, जब हमारा टर्बिड लिक्विड होगा, लिक्विड क्या होगा, इट विल नॉट बी क्लियर, क्लियर नहीं होगा, इट विल बी टर्बिड, टर्बिडिटी मतलब हेजी टाइप का होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे सेटल होने के लिए। तो सेटल होने की वजह से क्या होगा, जो केओलिन है इट विल बी हैवियर इन वेट, तो वो वेट में हैवी होगा, तो वो बहुत ईजिली जो भी हम अपना चाहे मीकर ले रहे हैं या कोई भी अपना ग्लासवेयर ले रहे हैं या कॉमर्शियल के लिए हमारे लार्ज वेसल्स होंगे, तो उसमें क्या होगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा हैवी केओलिन, जिसमें हमारे पार्टिकल्स होंगे लार्ज साइज के, उनको इजीली जो है हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे और फिर इसको हम क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर टू कलेक्ट द केओलिन फ्रॉम द रॉक्स। दिस इज द सोर्स ऑफ केओलिन। एज सच जो है वी डोंट मैन्युफैक्चर इट और वी डोंट सिंथेसाइज इट इन द लैबोरेटरीज, वी कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द रॉक्स। इसके बाद में जो है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं टू रिमूव आउट द इम्प्योरिटीज। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ केओलिन? केओलिन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक हैवी होता है और एक फाइन केओलिन होता है। तो जो हैवी केओलिन है इट इज़ यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड्स, एज बेसिकली पिल एक्सिपिएंट्स में यूज़ करते हैं एंड पाउडर्स में यूज़ करते हैं। व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स? एक्चुअली कोई भी हमारी ड्रग होती है, एक तो उसमें होता है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको हम API बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक अ क्रोसिन टैबलेट इट कंटेन्स पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल जो है हमारा वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द फीवर, मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा हम अदर एक्सीपिएंट्स या फिर इनको फार्मास्यूटिकल एड्स भी ऐड करते हैं उस प्रिपरेशन में। तो जो ये फार्मास्यूटिकल एड्स या फिर एक्सीपिएंट्स होते हैं, इनका क्या रोल होता है, इनका एज सच कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होगा, बस ये जो डोसेज फॉर्म है उसको बनाने में जो है एक तो हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो अदर प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि जो हमारी टैबलेट है वो इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, उसमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज और हेवी केओलिन। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एक्सटर्नली एज अ डस्टिंग पाउडर, कैरियर यूज़ करते हैं ऑफ हीट, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग एजेंट। फाइन केओलिन जो है हमारा, उसे हम इंटरनली यूज़ करते हैं एज एड्सॉर्बेंट। तो ये क्या करता है, जो हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसको कोट कर लेगा, तो इन केस ऑफ डायरिया या फिर डिसेंट्री जो है हम उसको इंटरनली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इंटरनली अगर हमें यूज़ करना है तो हम फाइन केओलिन यूज़ करेंगे, और अगर हमें एक्सटर्नल प्रिपरेशंस के लिए यूज़ करना है देन वी विल यूज़ द हैवी केओलिन। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज योर बेंटोनाइट। बेंटोनाइट इसका मॉलिकुलर फार्मूला है Al2H2Na2O13Si4 एंड मॉलिकुलर वेट इज 422.29 ग्राम पर मोल। जैसे कि केओलिन को हम कलेक्ट कर रहे थे फ्रॉम रॉक्स, तो इसको बेंटोनाइट्स जो है बेसिकली इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम क्लेस। तो इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्बेंट एल्यूमिनियम फाइलोसिलिकेट क्ले है उसमें मॉन्ट मोरिलोनाइट प्रेजेंट होता है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंटोनाइट हैं दे आर नेम्ड आफ्टर कि हम उसे किस डोमिनेंट एलिमेंट है उसके अंदर। तो जैसे कि अगर पोटेशियम है या फिर सोडियम है या फिर कैल्शियम है या फिर एल्यूमिनियम है, तो जो ये जैसे कि बेंटोनाइट है इसमें जो मॉलिकुलर फार्मूला मैंने लिखा है इट कंटेन्स एल्यूमिनियम। तो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ बेंटोनाइट?
तो बेंटोनाइट को हम एक तो एसिड बाइंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर पैलेट्स, उसके अलावा वेस्ट वाटर की प्योरिफिकेशन में यूज़ करते हैं, और फार्मास्यूटिकल्स में इट इज़ यूज्ड एज फिलर। नेक्स्ट इज द स्वेलिंग इंडेक्स ऑफ बेंटोनाइट। तो बेसिकली जो हमारा प्री स्क्रीनिंग मेथड है टू चेक कि जो हमारा बेंटोनाइट है इट इज़ ऑफ अप्रिशिएबल क्वालिटी और नॉट, द फार्मास्यूटिकल कंपनीज दे चेक द स्वेलिंग इंडेक्स ऑफ बेंटोनाइट। तो स्वेलिंग इंडेक्स क्या है बेसिकली बेंटोनाइट का, कि स्वेल होने का मतलब क्या है कि वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल करना। तो स्वेलिंग कैपेसिटी में क्या होता है बेसिकली, it is an indication of the quality of the bentonite, and the industry use this swell index test as a pre-screening method for qualitatively assessing the quality of bentonites। तो इसमें जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्टिवेटर का काम करते हैं टू इंक्रीज द स्वेलिंग इंडेक्स ऑफ द बेंटोनाइट क्ले। अगर कम है तो हम इनको ऐड करके इसका जो स्वेलिंग इंडेक्स है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगा इसमें, बेसिकली हम क्या करते हैं, जो 2 ग्राम्स हमारा ड्राइड और फाइनली ग्राउंड जो बेंटोनाइट क्ले है उसे हम एक 100 ml का ग्रेजुएटिंग क्या करेंगे सिलेंडर ले लेंगे। तो धीरे धीरे इसमें हम क्या करेंगे 0.1 ग्राम कर करके स्मॉल इंक्रीमेंट्स में हमें क्या करना है, हमारे ग्रेजुएटेड सिलेंडर में बेंटोनाइट को ऐड करना है। तो जब हम पहले हमने सपोज 0.1 ग्राम ऐड किया, उसके बाद में हम क्या करेंगे 10 मिनट्स का जो है वेट करेंगे। 10 मिनट्स के गैप के बाद में हम फिर 0.1 क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐसे स्लोली हमें क्या करना है, जो 2 ग्राम सैंपल है उसको हमें ऐड करना है। तो बेसिकली जो हम ये टाइम इंटरवल ले रहे हैं, तो हम टाइम इंटरवल इसलिए ले रहे हैं कि जो हमारी क्ले है वो फुली हाइड्रेशन हो जाए उसका, और बॉटम ऑफ सिलेंडर पे क्या हो वो सेटल डाउन हो जाए। सो स्वेलिंग इंडेक्स ऑफ बेंटोनाइट के लिए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे मैंने बताया आपको 2 ग्राम जो है सैंपल हमें ऐड करना है सिलेंडर में। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सैंपल को जो है हम कवर कर देते हैं, कवर करके रखना है, और हमें किसी भी डिस्टर्बेंस से जो है इसको क्या करना है प्रोटेक्ट करना है। तो इसे जब हम कवर करके छोड़ देंगे फॉर अराउंड फॉर अ पीरियड ऑफ 16 to 24 आवर्स, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा बेंटोनाइट है वो क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, और जो भी हमारी स्वॉलन क्ले है उसको हम क्या करेंगे रिकॉर्ड कर लेंगे। सो दिस इज़ योर ग्रेजुएटेड सिलेंडर। इसको हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट हैज़ ग्रेजुएशन मार्क्स, जैसे कि ये इस वाले लेवल तक इट इज़ 10 ml, फर्दर अगर 10 है तो 20, 30, तो जब ये इनको हम क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन मार्क्स। तो इसीलिए इस मेजरिंग सिलेंडर को हम क्या बोलेंगे ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो इसमें हमें क्या करना है 0.1 ग्राम जो है हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे वेट करेंगे, जब वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा फिर उसके बाद में फर्दर हम क्या करेंगे 0.1 ग्राम ऐड करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे जो है हमें क्या करना है अप टू 2 ग्राम का जो सैंपल है वो हमें ऐड करना है, और हम इस तरीके से इसका जो स्वेलिंग इंडेक्स है वो क्या कर लेंगे, वो नोट कर लेंगे। तो जो ये स्वेलिंग इंडेक्स है बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो एज अ प्री स्क्रीनिंग मेथड लेती हैं टू चेक, क्योंकि एक्चुअली इसको हम क्या कर रहे हैं नेचुरली जो है हम इसे कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर उसमें कोई भी ऐसी इम्प्योरिटीज़ है कि जिसको हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या करेंगे डिस्कार्ड कर देंगे, और डिफरेंट सोर्स से जो है हम बेंटोनाइट यूज़ करेंगे। So in the following lecture I have discussed about the cathartics and the different compounds that we use as cathartics. Okay, in the further classes I will be discussing about the other classes of gastrointestinal agents. Thank you.